जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम उनका पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला धमाकेदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का पहला ट्राइमेस्टर की अवधि होती है, यानी कि गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर की अवधि होती है 0 से 12 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह और 29 से 40 सप्ताह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो कह रहा है गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर की अवधि होती है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3। प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3। तीनों में कौन कौन से हैं? पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 वीक का, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 13 से 28 वीक्स का। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से 40 वीक का। समझ आया? प्रेगनेंसी टाइम में कितने ट्राइमेस्टर पाए जाते हैं? 3 ट्राइमेस्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक का होता है, यानी 0 से 12 सप्ताह का होता है। दूसरा ट्राइमेस्टर 13 से 28 सप्ताह का होता है। और तीसरा ट्राइमेस्टर जो है होता है वो 29 से 40 सप्ताह का होता है। क्लियर? समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 12 सप्ताह का पहला ट्राइमेस्टर होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, एक प्रोसेस कहलाती है जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें जो है बेबी के जो यानी कि जो फीटस होता है, ठीक है, इसके ऑर्गन मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं या पूरी तरह से बन जाते हैं, या बेबी पूरी तरह से बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं या फॉर्मेशन होता है। तो वो फॉर्मेशन कब होता है? 0 से 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। क्लियर? तो ट्राइमेस्टर कितने हो गए प्रेगनेंसी में? 3। और स्टेजेस कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? लेबर की 4 स्टेजेस होती है ना, सर्वाइकल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज, सर्वाइकल स्टेज, एक्सपल्जन स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज और ऑब्जर्वेशन स्टेज। 4 स्टेज होती हैं। तो स्टेज ऑफ लेबर की स्टेज कितनी होती हैं? 4। और ट्राइमेस्टर कितने होते हैं? 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? समझ आया? ये प्रेगनेंसी के कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स बनाइए तो और अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन द्वारा फेफड़े में जाने वाली वायु में कितनी ऑक्सीजन होती है, यानी कि श्वसन द्वारा फेफड़े में जाने वाली कितनी ऑक्सीजन होती है। मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों तक यानी हमारी लंग्स में कितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है। देखो कौन सी प्रोसेस में पूछ रहा है? रेस्पिरेशन। एक चीज जानो, रेस्पिरेशन की 2 प्रोसेस होती है। एक में इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपीरेशन।
समझ आ रहा है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हम सांस को लेते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या होता है हम सांस को छोड़ते हैं। तो ये समझना, इन से अंदर, एक्स से बाहर, ऐसे कर लेना, ठीक है। अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन। जो ये श्वसन होता है यानी जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है 21 और 16 के अनुपात में चलती है। कैसे? कौन सा? ऑक्सीजन। तो 21% हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं। जब हम पहली बार अंदर को सांस लेंगे तो जो वायु पेट में, जो वायु लंग्स तक जा रही है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। और जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं यानी कि एक्सप्रेशन होता है, जब सांस अंदर ले उसके बाद सांस को छोड़ा, तो जब सांस बाहर आई तो उसमें 16% ऑक्सीजन बाहर आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने 21% ऑक्सीजन लिया, 16% ही बाहर आया, बाकी का 5% कहाँ गया? तो इन दोनों के बीच में जो ये 5% का गैप आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है? इसको बॉडी ऑब्जर्व कर रही है। कहाँ जा रहा है? ये बॉडी में, क्योंकि ब्लड में, लंग्स में प्यूरिफिकेशन जब आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, जब ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, वो फिर हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये 5% कहाँ चला गया? बॉडी में। तो 21% हमने जो है सांस को लिया, और कितना छोड़ा? 16% सांस को छोड़ा। समझ आया? ये एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होता है, ये तो ऑक्सीजन का हो गया। अगर इसी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितनी है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ऐसे देख लेना, क्या? CO2, वो कितना होता है? 0.04%। समझ आया? मतलब जब हम सांस को लेते हैं तो हमारी बॉडी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ जाता है? 0.04%। और कितना एक्सप्रेट होता है? ये तो अंदर गया, और बाहर कितना आया? CO2 4% है। 0.0% लिया था, 4% कहाँ से निकल रहा है? देखो मैंने अभी कहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो ब्लड होता है, उनका प्यूरिफिकेशन जो होता है कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो जब प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाती है, और लंग्स की जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है। समझ आया? खराब खून, गंदा खून, जैसे भी जिस तरह समझ आया। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें पूरी तरह से इम्प्योर ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई, और जो पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हुए बाहर तक लाई थी, लंग्स तक लाई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और उसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन मिक्स हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी लेके आती है लंग्स तक, वही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सप्रेशन की प्रोसेस यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ निकलती है। तो कितनी निकलती है? 4%। इसको याद रखना। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%, छोड़ते कितना है? 16%। 5% बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.04% लेते हैं, और छोड़ते कितना है? 4%। ये समझ आया? अगर ये क्वेश्चन बन जाए, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे ज़्यादा हम कौन सी गैस जो है जब सांस लेते हैं तो अंदर बॉडी में जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन जाती है। ये कितनी जाती है? 78% जाती है। और बाहर कितनी आती है? इसका कोई वर्क नहीं है, जैसे जाती है बेचारी चुपचाप ऐसे चली जाती है, घूमने टहलने जाती है, इसका कोई वर्क नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पहुंच रही है? तो नाइट्रोजन पहुंच रही होती है। ये क्लियर हुआ? 78% लगभग नाइट्रोजन पहुंचती है और 78% ही बाहर आ जाती है। इसका कोई रोल नहीं है। खेला यहाँ होता है इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है 21% जाती है, निकलती 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जाता है और लेकिन निकलता 4% है, क्योंकि जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन बन रहा है बॉडी में, वो जो है वो भी बाहर आता है एक्सप्रेशन की प्रोसेस के साथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है कि
श्वसन द्वारा फेफड़ों में जाने वाली यानी जो अंदर जा रही है वो कितनी जा रही है, इंस्पिरेशन अंदर की ओर जा रही है, वो कितनी जाती है 21%। तो हमारा आंसर क्या हो गया 21%। अगर यही पूछता है कि बाहर जाने वाली वायु कितनी ऑक्सीजन होती है तो 16% हो जाता। अंदर जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.04%। बाहर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आती है 4%। ये समझ आया। एक आपने सुना होगा सीपीआर देते हैं ना, तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं ना। आप कहीं घूमने गए, कोई आपको रास्ते में बेहोश इंसान मिल गया, अगर आपको उसको आप उसको सांस दे रहे हो, मुंह माउथ टू माउथ जो है उसको सांस देनी पड़ जाए, तो उसकी बॉडी में आप कितनी सांस दोगे। देखो आप सांस कितनी लोगे 21%, और माउथ टू माउथ उसको सांस दोगे ना तो कितनी एक्सपेल करोगे 16%। तो माउथ टू माउथ जो आप उसको ब्रीथ दोगे वो कितनी दोगे 16% दोगे, क्योंकि आप सांस खुद ले रहे हो लेकिन जो सांस छोड़ रहे हो या उसकी बॉडी में भेज रहे हो कितनी भेज रहे हो 16, क्योंकि आउट ही इतनी हो रही है। समझ आया। चारों पांचों क्वेश्चन समझ आ गए। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए ना। इंस्पिरेशन 21% और CO2 का इंस्पिरेशन 0.04%। 5% बॉडी ऑब्जर्व करती है, या फिर ये क्वेश्चन बन जाए कि इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बीच में बॉडी में कितना ऑक्सीजन पहुंचता है 5%। ठीक है। एक्सप्रेशन O2 का 16% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 4% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी वायु पहुंचती है 78% नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा वायु निकलती कौन सी है या गैस कौन सी निकलती है 78% ही नाइट्रोजन निकलती है। और अगर हम माउथ टू माउथ किसी को ब्रीथ दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, तो उसको बॉडी में कितना सांस पहुँचेगी तो 16%। सारे ऑप्शन क्लियर हुए, समझ आया। तो अंदर कितनी जा रही है 21%। हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वाइन फ्लू वायरस है कौन सा इसमें से, H1N1, H2N1, H2N2 या H3N1। स्वाइन फ्लू वायरस जो है वो कौन सा है इसमें से। देखो क्या बोल रहा है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू को ही इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा का नाम तो सुना होगा ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, हाँ तो वही है स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इसको कैसे शो करते हैं, इसको H1N1 से शो करते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस या स्वाइन फ्लू जो होता है इसमें कैसे सिम्टम्स आते हैं, इसमें जो है कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स आते हैं। यानी कॉमन कोल्ड जैसे कि आंखों से पानी, नाक से पानी आता है, ठीक है, जुखाम होता है, बुखार होता है, तो ये सब सिम्टम किस में आते हैं, इन्फ्लुएंजा में वायरस में की वजह से आता है, कॉमन कोल्ड होता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस को ही क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू वायरस बोलते हैं। समझ आया, ये क्लियर हुआ। इसकी जो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है तो इसके वेरिएंट कौन सा हो गया, H1N1 से इसको शो करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और जान लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो एक ही होती है। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ड्रग ऑफ चॉइस लिखी जाएगी तो कोई बीमारी की सिर्फ एक ही ड्रग ऐसी होती है जो ड्रग ऑफ चॉइस में होती है, बाकी उसकी वजह से बहुत सारी तरीके। अगर आप गैस की दवाई है, कोई पेंटाफ DSR खा रहा है, कोई रेंटेक खा रहा है, कोई एंटासिड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे कि तो वो पेंटाफ DSR, अगर ड्रग ऑफ चॉइस है तो पेंटाफ DSR ही ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाता। इसमें भी वही है, इन्फ्लुएंजा वायरस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, इसको नाम है टेमी फ्लू। मार्केट में किस नाम से आती है, टेमी फ्लू। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आगे बढ़े।
कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, मतलब जो जुखाम के सिम्टम्स होते हैं वही इसमें सिम्टम्स आते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर से एक बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने। गर्भवती महिला में गर्भाशय के फंडस की ऊंचाई सर्वाधिक कब होती है? यानी कि भाभी जी जब प्रेग्नेंट हैं तो उनके जो फंडस की हाइट होगी सबसे ज़्यादा कब होगी? देखो ये क्या है, वोम हो गया, ठीक है, ये अम्लाइकस हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा फंडस की हाइट कब होगी, कि मतलब कौन से वीक में जो है फंडस की हाइट सबसे ज़्यादा जाएगी। तो ये फंडस की हाइट हो गई, हुई, ये फंडस की हाइट हो गई, ठीक है, और ये फंडस की हाइट हो गई। ये क्या है फंडस की हाइट? फंडस की हाइट देखो, जब पेल्विक एरिया के अंदर ही, पेल्विक एरिया के अंदर ही यूट्रस रहता है, यानी कि लगभग 12 वीक तक कहाँ रहता है? लगभग पेल्विक एरिया के आसपास रहता है, ठीक है। उसके बाद 16 वीक पे थोड़ा सा ऊपर तक आता है, ठीक है। ये एकदम पेल्विक के अंदर था, ये थोड़ा सा जब बढ़ा और लगभग 24 सप्ताह तक, यानी कि 22 से 24 वीक में अम्लाइकस तक फंडस की हाइट आ जाती है। यूट्रस जो है वो बढ़ने लगता है और लगभग कहाँ पहुँच जाता है? अम्लाइकस तक पहुँच जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा शो होने लगता है। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है ना? 12 वीक तक थोड़ा सा रहता है, 16 वीक तक थोड़ा और होता है, यानी पेल्विक से थोड़ा ऊपर आता है, और पेल्विक एरिया से मतलब थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता है, और 22 से 24 वीक में क्या हो जाता है? ये लगभग अम्लाइकस तक पहुंच जाता है। क्लियर हुआ? फिर आता है, फिर क्या होगा का लड्डू थोड़ा और ग्रोथ करेगा, लगभग 32 वीक पे पहुंच जाएगा। तो फंडस की हाइट कितनी हो जाएगी? लगभग इतनी हो जाएगी। समझ आया? उसके बाद जो यहाँ पे स्टर्नम होता है, ऐसे उसको जाइफी स्टर्नम बोलते हैं ना, जो आगे चाकू की नोक की तरह होता है, तो फंडस की हाइट लगभग इतनी कब हो जाती है? 36 वीक्स में हो जाती है। समझ आया? कितनी? 36 वीक में इतनी हो जाती है। एक जगह जान लो, 32 और 40 पे दोनों पे यही होता है, यहाँ तक होता है, 40 भी यहीं तक होगा। कैसे? बताते हैं। तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन समझो, सबसे ज़्यादा हाइट कब तक हुई? जाइफी स्टर्नम तक पहुँच गया फंडस की हाइट, ये कितनी? 36 वीक में सबसे ज़्यादा फंडस की हाइट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 वीक्स, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ। अब समझो मैंने 40 वीक्स पे क्यों कहा? एंगेजमेंट का नाम सुना है ना, जिसमें सगाई होती है? अरे नहीं, इसमें क्या होता है, जो लड्डू होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है नीचे की ओर, ठीक है। कब? 40 वीक पे इंगेजमेंट होता है ना, जब डिलीवरी की प्रोसेस होने वाली, जब लेबर का टाइम आता है, तो लड्डू जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा। जो अपना बच्चा है, फीटस है, वो थोड़ा सा खिसकेगा। तो जब खिसकेगा तो कहाँ आएगा? नीचे पेल्विक एरिया में एंगेजमेंट होगी। तो जब नीचे एंगेजमेंट होगा तो ये थोड़ा सा सरक के फिर से यहाँ तक आ जाएगा फंडस की हाइट, ऊपर से थोड़ी सी नीचे कम रहेगी। तो फंडस की हाइट थोड़ी सी फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे की ओर सरक जाएगा। जब नीचे की ओर सरक जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? 32 वीक पे जितनी होगी उतनी ही 40 वीक पर फंडस की हाइट होगी, यानी 32 और 40 वीक पर लगभग सेम फंडस की हाइट होती है। लेकिन सबसे हाईएस्ट कब होती है? 12 वीक पर। और सबसे कम कब होती है? 36 वीक पर सबसे हाई होती है और 12 वीक पर सबसे कम होती है। क्लियर हुआ? 12 वीक बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। ये समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पैप स्मीयर किसके निदान के लिए किया जाता है? पैप स्मीयर किसके निदान के लिए किया जाता है? रीनल कैंसर के लिए, लीवर कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, या ब्रेस्ट कैंसर के लिए? पैप स्मीयर, पैप स्मीयर। देखो जो पैप स्मीयर होता है, ठीक
ठीक है। पैप स्मेयर क्या होता है, सबसे पहले ये चलो, पैप स्मेयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। किसके लिए? ये किसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसको कैसे करते हैं? इसको एरिस स्पैचुला से करते हैं। किसके थ्रू चेक करते हैं? एरिस स्पैचुला से। आइसक्रीम खाई है ना, आइसक्रीम की जो डंडी होती है, देखा है? हाँ, वही फोकट वाली आइसक्रीम जो खाते थे तो उसमें डंडी होती थी, वही डंडी जैसा होता है। उसके थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा सा लकड़ी का जो होता है, एरिस स्पैचुला लकड़ी का होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू क्या करते हैं, एरिस स्पैचुला से सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट करते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे होता है, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया पैप स्मेयर। अगर सर्वाइकल कैंसर के लिए ये पूछ ले कि कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो कौन सा करेंगे? तब बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं। समझ आया? तो पैप स्मेयर के क्या करते हैं? पैप स्मेयर जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। किसमें करते हैं? सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? यानी तो एरिस स्पैचुला से करते हैं। ये एरिस स्पैचुला जो होता है ये वुडन होता है, यानी लकड़ी का होता है। अगर सर्वाइकल कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाना है तो किससे करेंगे? तब बायोप्सी जो है करवाएंगे तो कन्फर्मेशन होगा। ऑप्शन है रीनल कैंसर, नहीं, रीनल कैंसर नहीं होगा। लिवर कैंसर, लिवर कैंसर में भी नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर, नहीं, ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू पता करते हैं। ये क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा टेस्ट करेंगे? सॉरी, सर्वाइकल कैंसर में पैप स्मेयर करते हैं। ये क्लियर हुआ? समझ आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें से फाल्स मेम्ब्रेन मिथ्या झिल्ली किस रोग में पाई जाती है? इन ऑप्शंस में से कौन सा है जिसमें मिथ्या झिल्ली यानी झूठी झिल्ली पाई जाती है? पोलियो में, डिप्थीरिया में, पर्ट्यूसिस में या मलेरिया में? देखो, फॉल्स मेम्ब्रेन पूछ रहा है किस में पाया जाता है? पोलियो नहीं, पोलियो तो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है, पोलियो तो पोलियो वायरस से हो जाएगा। फिर आता है डिप्थीरिया, जी हाँ, हमारा आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है या जिसे गला घोटू बोलते हैं, गला घोटू, इसमें क्या होता है? बुल नेक अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है, सांड की तरह जो है गर्दन हो जाती है। गला क्या हो जाता है? गर्दन जो होती है वो गर्दना हो जाती है, मतलब कि इसमें जो गर्दन होती है वो चौड़ी हो जाती है। जो ये डिप्थीरिया होता है ये कैसे, कौन से बैक्टीरिया से कॉज होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से? ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से, ठीक है। ये किससे कॉज होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से जो है कॉज होता है। इसको क्या बोलते हैं? गला घोंटू बोलते हैं, गला घोंटू, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें क्या होता है? बुल नेक अपीयरेंस हो जाता है। लिखते चलो, क्या हो जाएगा?
बुल नेक अपीयरेंस हो जाती है, मतलब जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी चौड़ जाएगी। समझ आ रहा है? ये किससे होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। जो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ये क्या करता है? एक्सोटोसिन नाम का एक्सोटोसिन नाम का जो है वायरस जो है छोड़ता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। जो ये एक्सोटोक्सिन होता है, ये क्या करता है? ये माउथ, नोज, थ्रोट को अफेक्ट करता है। किसको? माउथ, नोज, थ्रोट को, यानी कि हमारी जो लैरिंग्स, फेरिंग्स होती हैं या टॉन्सिल होती है, सब में इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरह की झिल्ली का आवरण टाइप में बन जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मिथ्या झिल्ली। इसको स्टार्टिंग में खींच के निकाला जा सकता है, लेकिन जब कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाए तब ऐसा नहीं किया जा सकता। ये लगभग थोड़ी हरी या नीले रंग की लगभग होती है। ठीक है, ये झिल्ली। तो एक्सोटोसिन क्या करता है? मान लो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया हो गया, ये क्या करेगा? एक्सोटोसिन को रिलीज करता है। ठीक है, एक्सोटोसिन रिलीज करेगा, ये क्या करेगा? गले में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, जिससे के लिए लैरिंग्स, फेरिंग्स, माउथ, नोज, थ्रोट जो है ये अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अफेक्ट करके क्या बनाता है? एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। स्यूडो मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? फॉल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। फॉल्स मेम्ब्रेन झूठी झिल्ली या मिथ्या झिल्ली को जो है ये बनाती है, इसी से जो है इसी को क्या बोलते हैं? मिथ्या झिल्ली, फॉल्स झिल्ली, फॉल्स मेम्ब्रेन, मिथ्या झिल्ली या झूठी झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, स्यूडो का मतलब ये होता है झूठा। क्लियर हुआ ये? कुछ छूट गया क्या? ये भी लिख लो। बुलने का पेरेंट्स होता है, एक्सोटोसिन होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन बनाता है। ये क्या करता है? हमारे माउथ, नोज, थ्रोट को इफेक्ट करता है, यानी कि हमारी लैरिंग्स, फेरिंग्स और टॉन्सिल, इनको क्या करेगा? इफेक्ट करता है। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। बी इज अ करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन है पर्ट्यूसिस। नहीं, पर्ट्यूसिस नहीं होता। पर्ट्यूसिस को हिंदी में काली खांसी बोलते हैं, सुना होगा ना। इसमें क्या होता है? इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ या 100 डेज कफ। जो पर्ट्यूसिस है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ। इसमें जो पर्सन होता है जब वो खांसता है तो उसकी वूप की आवाज आता है, वूप की तरह आवाज आता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? 100 डेज कफ। मतलब इसमें लगभग 100 दिनों की खांसी पर्सन में होती है। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, एक ऑप्शन है मलेरिया। नहीं, मलेरिया तो होता है जो मच्छर से होता है। इसमें क्या होता है? बुखार आता है, कपकपी होती है, ठंडी लगती है। समझ आया? ये क्लियर हुआ? पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो कॉज होता है। इसमें पैरालिसिस के चांस होते हैं। कितना? 1% से भी कम चांस होते हैं पैरालिसिस होने के। ये समझ आया? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डेनोमिनेटर होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डेनोमिनेटर होता है। देखो, अगर बेबी का हेड नीचे की साइड है, उसका प्रेजेंटेशन यानी जब वो यूट्रस में है उसका सर नीचे की ओर है, तो इसको क्या बोलते हैं?
सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर हेड ऊपर की ओर है तो क्या बोलेंगे? ब्रीच प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जब ये हेड का ये वाला पार्ट नीचे की ओर होता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर का मतलब होता है उभरा हुआ हिस्सा। उभरा हुआ हिस्सा। जब बेबी का हेड नीचे की ओर रहेगा और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगी, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगी, तो बेबी का सर के पीछे का हिस्सा यानी कि ये, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सर के जहाँ ये ओसिपिटल वाली बोन होती है, ये बोन क्या होती है? हल्की सी उभरी हुई होती है, ठीक है, उभरी होती है। तो जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है इसी को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा डेनोमिनेटर हो जाएगा? ओसिपुट। इसको लिखते चलते हैं। ओसिपुट का जो उभरा हुआ हिस्सा है, इस तो मतलब कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? अगर बेबी का हेड यानी कि फेस प्रेजेंटेशन है तो फेस प्रेजेंटेशन होने पे क्या? मेंटम जो है उभरा हुआ हिस्सा होता है। यानी कि अगर बेबी का थोबड़ा जो है वो नीचे की ओर है, बच्चे का सर नीचे की ओर है, तो उसका जो मेंटम जो होता है यानी कि जो ठुड्डी, ये चिन्ह होती है, ये उभरा हुआ पार्ट होगा। क्या? ये कब होगा? जब फेस प्रेजेंटेशन होगी। तो ओसिपुट कब होगा? जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सैक्रम। सैक्रम मैंने बताया था, सैक्रम जो होता है वो पार्ट होता है किसका? हिप वाला पार्ट होता है, ठीक है, पेल्विक का पार्ट होता है, सैक्रम बोन जोन होती है। तो अगर सैक्रम बोन है तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन कौन सी हो जाएगी? ब्रीच। कौन सी? ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। यानी बच्चा उल्टा है, ठीक है, सर ऊपर और पैर नीचे के होंगे। तो बच्चा तो सिकुड़ा हुआ था, तो उसका बटक वाला जो सरफेस होता है, बटक वाला पोर्शन जो होता है वो नीचे की ओर होगा। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक्रोमियन। ये कौन सा? ये शोल्डर पोर्शन जब होगा तब का होगा। एक्रोमियन जो बोन होती है वो यहाँ पर शोल्डर में प्रेजेंट होती है। तो अगर शोल्डर वाला हिस्सा आ रहा है तो शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गई, तो एक्रोमियन हिस्सा जो है सामने आएगा। ये समझ आया? डेनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। क्या होता है? उभरा हुआ। अगर ओसिपुट है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी, मेंटम है तो फेस प्रेजेंटेशन होगी। मेंटम बोले तो दाढ़, जिसे आप चिन्ह बोलते हो, ठीक है, तो फेस प्रेजेंट होगी। इसे कैसे लिख लो? बच्चे का जब थोड़ा सामने आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा? चिन्ह। चिन्ह, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा प्रेजेंटेशन बनेगा। सैक्रम यानी कि सैक्रम जो होती है वो इसका मतलब बटक ऊपर की ओर है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। यानी कि बेबी का जो बटक है वो नीचे की ओर और मुंडी ऊपर की ओर है, ठीक है। और जब बटक ऊपर की ओर है और मुंडी नीचे की ओर है तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। और अगर बच्चा ऐसे है तो ये ऑब्लिक प्रेजेंटेशन होगी। और अगर ये घूम रहा है, ऐसे हो गया, तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, ठीक है। ये ब्रीच हो गई, ये वाली पोर्शन सिफेलिक हो गई, ये ट्रांसवर्स ऑब्लिक हो गई, और ये वाली ट्रांसवर्स हो गई। समझ आया? ट्रांसवर्स में ही क्या होगा? शोल्डर वाला यानी एक्रोमियन वाली पोजीशन आ रही है, ठीक है। और ये ब्रीच में सैक्रम वाली पोजीशन, सैक्रम ये वाली ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ रहा है। और सिफेलिक में ही फेस प्रेजेंटेशन होता है, जिसकी वजह से थोड़ा जो है ऐसे सामने की ओर आ जाता है, तो ब्रीच प्रेजेंट सिफेलिक के अंदर होता है, ठीक है। ये समझ आया?
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए ओसीपुट। ओसीपुट का ये वाला हिस्सा जो है वो उभरा हुआ रहता है थोड़ा सा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला की पहली एंटीनेटल विजिट में कितनी कौन कौन सी जांचें होती हैं? गर्भवती महिला की पहली विजिट यानी कि एंटीनेटल विजिट में कितनी जांचें होती हैं? गर्भवती महिला की पहली एंटीनेटल विजिट में कौन कौन सी जांचें होती हैं? मूत्र की, श्वेत रक्त समूह की, हेमोग्लोबिन की या उपरोक्त सभी? एंटीनेटल विजिट एंटीनेटल विजिट कब होती है? जब घर में लड्डू बंटने की खुशखबरी आती है उसके बाद से ही शुरू हो जाती है। एंटीनेटल विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो विजिट होती है उसे एंटीनेटल विजिट कहते हैं। तो एंटीनेटल विजिट जो है वो WHO के अकॉर्डिंग कितनी डिसाइडेड है? 4 विजिट। कितनी? 4 विजिट डिसाइडेड हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 13 से 14 विजिट फीमेल की हो जाती है। कितनी? 13 से 14। कैसे? स्टार्टिंग से 1 से 7 मंथ तक फीमेल की हर महीने जांच होती है। कितनी होती है? एवरी मंथ। ठीक है, 1 से 7 महीने तक हर महीने फीमेल को बुला बुला के उसकी जांच करवाते हैं। तो 1 से 7 मंथ में हर महीने बुलाएंगे तो लगभग कितनी जांच हो जाएगी? कितनी विजिट हो जाएगी? लगभग 7 विजिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8 मंथ पे यानी 8वें महीने में कितनी? 2 टाइम्स इन अ मंथ। ठीक है, कितनी? 2 टाइम इन अ मंथ, मतलब कि 2 बार, लगभग 2 विजिट हो जाती है। ठीक है, फिर 9 मंथ पर एवरी वीक। तो एवरी वीक्स का मतलब लगभग 4 विजिट फीमेल की हो जाएगी। तो 7 2 9 4 13, लगभग 13 विजिट हो गई। समझ आया? WHO ने बोला कि 4 विजिट बहुत है एंटीनेटल की, लेकिन जब नॉर्मली जांच की जाती है फीमेल को बुला बुला के उसकी बाकी जांचें उसको मॉनिटरिंग की जाती है तो लगभग 13 से 14 जांचें हो जाती हैं। तो उन 13 से 14 जांचों में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? जब फीमेल आती है तो उसका यूरिन टेस्ट होता है। हाँ जी, होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, हम देखते हैं कितना है, कहीं उसको एनीमिया वगैरह तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और ग्रुप कौन सा है उसके ब्लड का? ब्लड ग्रुप कौन सा है ये देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे। हम फीमेल का हाइट वेट देखते हैं, टाइमली उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, ठीक है। बाकी अदर्स जांचों का भी ध्यान रखते हैं। ये सारी जांचें कब करते हैं हम? जब हम एंटीनेटल विजिट होती है तब यूरिन टेस्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 से कम होता जा रहा है। कितना? 11 ग्राम से कम होता जा रहा है। अगर 11 ग्राम से कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे उसको? फिजियोलॉजिकल एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे। क्या वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है ना? क्या होता है? फीमेल की बॉडी में लगभग 6 से 7 लीटर पानी बढ़ जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो होती है उसमें गलने लगती हैं। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया फीमेल में होने लगता है। जो ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है ये ना होने पाए, उसको हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए टाइमली विजिट के दौरान हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे इलाज कर पाएंगे। फीमेल का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। हाइट, हम हाइट एक बार चेक कर लेते हैं। वेट हम टाइमली चेक करते हैं कि इससे पता चलता है फीमेल का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है।
और ब्लड प्रेशर टाइमली चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसको इक्लेम्सिया अगर एक कंडीशन आगे चल के हो सकती है। ठीक है, समझ आया। तो एंटीनेटल विजिट लगभग कितनी हो जाती हैं? लगभग 13 से 14 हो जाती हैं, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग कितनी विजिट डिसाइडेड की गई हैं? 4 विजिट मानी गई हैं। ठीक है, समझ आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि मूत्र की जांच, जी हाँ बिल्कुल, यूरिन का टेस्ट भी होता है, हीमोग्लोबिन का भी होता है, ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, और कुछ अदर जांचें भी होती हैं जो ये मैंने लिख दी हैं। क्लियर हुआ? तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी बस या रेलगाड़ी में सफर करने पर उल्टी है। किसी बस या रेलगाड़ी से सफर करने पर होने वाली उल्टी है, यानी कि जब आप या आप में से कई ऐसे होंगे जब सफर करते होंगे तो बस में, ट्रेन में उनको क्या होता होगा? उल्टी जैसी कंडीशन महसूस होती होगी। क्या होती होगी? उल्टी जैसी कंडीशन महसूस होती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, मीटिंग सिकनेस या फिर व्हीकल सिकनेस। ऑप्शन में है मोशन सिकनेस। मोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब गति करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? गति, मोशन। ठीक है, तो जब हम ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं? मोशन करते हैं, अपनी जगह को चेंज करते हैं, मोशन कर रहे हैं। तो क्या मोशन सिकनेस का मतलब? मोशन के दौरान जो दिक्कत आती है या जो उल्टी आती है उसे क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस बोलते हैं। क्या होती है? उल्टी 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 होती है। अरे सीधी नहीं, उल्टी होती है। मोशन सिकनेस में क्या हो जाती है? उल्टी उल्टी। और इसको रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? यानी जो ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्टर्स की, वो कौन है? हाइऑक्सिन। कौन सी? हाइऑक्सिन। समझ आया? ड्रग ऑफ चॉइस बताइए मैंने। तुम ओन्नम खा लोगे, मेटाक्लोप्रोमाइड खा लोगे, कुछ भी लगवा लोगे, इंजेक्शन ले लिया, ठीक है, ऑन्डास्ट्रोन ले लिया, पेरिनॉम ले लिया, कुछ भी खा लिया, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? हाइऑक्सिन। हाइऑक्सिन का बस एक दिक्कत है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, इसलिए जल्दी से नहीं दी जाती है। साइड इफेक्ट क्या होता है? सिडेशन होता है। सिडेशन, सिडेशन बोले तो आदमी नशे में हो जाता है, सोने का मन करता है। ठीक है, तो मोशन सिकनेस में क्या उल्टी होती है, और उल्टी जो होती है उसको ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग देनी चाहिए? हाइऑक्सिन। लेकिन हाइऑक्सिन का एक साइड इफेक्ट है, कौन सा? कि इसमें सिडेशन होता है, नशे जैसी कंडीशन होती है पेशेंट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, मोशन सिकनेस। ठीक है, दूसरा है स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी। ये तो तुमको बहुत भर भर के हो रखी होगी। जैसे ही किताब उठाते हो 10 मिनट बाद तुम्हें नींद आने लगती है, तो मोशन सिकनेस। लेकिन अभी मोबाइल चलाने कहते हो तो अरे मजाक है, 2 बजे तक नींद आ जाए, डाटा खत्म हो जाएगा पर नींद नहीं आएगी। तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं। मीटिंग सिकनेस, किसी से मिलने गए, बीमार हो गए डर के मारे, बॉस ने बुलाया है, चलो, अरे बाप रे क्यों बुलाया है, क्या हो गया, तो सोच सोच के तबीयत खराब कर ली, तो क्या मीटिंग सिकनेस? नहीं, वो भी नहीं। व्हीकल सिकनेस, गाड़ियों पे गाड़ी बीमार हो गई, नहीं नहीं हमारी गाड़ी नहीं बीमारी, हमारी ठीक ठाक गाड़ी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम किस अवस्था में ठीक हो जाता है? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम किस अवस्था में ठीक हो जाता है? सुपाइन में, प्रोन में, लैटरल में या स्टैंडिंग में? देखो क्या कह रहा है, सुपाइन
हाइपोटेंशन सिंड्रोम। छापो। देखो जो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है ये कब होता है? प्रेगनेंसी के टाइम में। कब? प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है? ऐसे देखो, ये हमारी भाभी जी हैं, ये लिटा दिया, ठीक है, ये प्रेगनेंसी है और ये हो गया लड्डू। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में यहाँ पे जो ये ये जो वेन गई हुई है, ठीक है, यहाँ से एक वेन गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। प्रेगनेंसी पे जब सुपाइन में कैसे सीधा लेटते हैं ना, तो सीधा लेटने पर क्या होता है, जो ये यूट्रस का लोड होता है वो नीचे की ओर पड़ता है, वर्टिब्रा साइड में, ठीक है, हमारे रीढ़ की हड्डी पे इसका लोड पड़ता है, तो जिसकी वजह से इंफीरियर वेना कावा वाली जो वेन होती है वो कंप्रेस होती है, उस पर लोड आता है नीचे की ओर। तो जब लोड आता है तो जो वेनस रिटर्न होता है, यानी जो खून है वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। किसकी वजह से? जो होता है ये कंप्रेस होता है। क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा? जब वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, वेनस रिटर्न जब कम होगा तो वेनस रिटर्न जब कम होगा तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन, यानी कि उसकी बीपी कम हो जाएगी। ये समझ आया? तो इसी को क्या बोलते हैं? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के क्या करेंगे? भाभी जी से बोलेंगे, भाभी जी सीधा नहीं, तिरछा लेटो, करवट लेके लेटो, साइड से लेटना है। साइड से लेटेंगे तो कौन सा? लेटरल पोजीशन देंगे, लेटेरल पोजीशन, ठीक है, लेटरल पोजीशन दे देंगे कि करवट लेटा देंगे। करवट लेटाएंगे तो क्या होगा? सारा लोड साइड में चला जाएगा, तो इंफीरियर वेना कावा का जो वेनस रिटर्न है वो ठीक हो जाएगा और हाइपोटेंशन की कंडीशन रिलीज हो जाएगी। समझ आया? लेकिन एक चीज हो जाए, लेटरल में भी कौन सी पोजीशन देंगे? लेटरल में लेफ्ट लेटरल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि राइट साइड में बेबी के पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि उसका बेबी पार्ट्स हैं, अम्बलाइकल हो गया और प्लेसेंटा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? राइट साइड में अक्सर करके रहती हैं। अक्सर ज़्यादातर केसेस में तो लेफ्ट साइड अगर दिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही भाभी करवट लेंगी बढ़िया से फुल टॉस, उनका हाइपोटेंशन ठीक हो जाएगा और अपना लड्डू भी खुश, भाभी भी खुश और हाइपोटेंशन भी खत्म। समझ आया? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सी इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन है प्रोन, भाभी को उल्टा कर देंगे, अरे नहीं, लड्डू दब जाएगा। ठीक है, लेटरल देंगे, हाँ बिल्कुल लेटरल देंगे। स्टैंडिंग खड़ा कर देंगे, कितनी देर खड़ा रखो? पैरों में सूजन आ जाएगी, इतनी देर थोड़ी ना खड़ा करके रखना होता है, सोना भी तो जरूरी है, आराम भी तो करेंगी ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेटरल पोजीशन देंगे। क्लियर हुआ? ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसमें सिनकोप हो जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से सिनकोप हो जाता है? सिनकोप, वाओ व्हाट अ वर्ड, सिनकोप। क्या होता है सिनकोप? सिनकोप क्या होता है? सिनकोप बोलते हैं हाइपोटेंशन को। हाइपोटेंशन को? हाँ भाई, हाइपोटेंशन को। कैसे? हाइपोटेंशन कब होता है? जब पर्सन सडन क्या करता है? सडन यानी कि अचानक पोजीशन
या पोस्चर चेंज करता है, तो अचानक से पोजीशन या पोस्चर चेंज करता है तो क्या होता है, सडन जब पोजीशन और पोस्चर चेंज करता है तब जो होता है वेसल्स जो होती हैं अचानक से इनका भी पोजीशन चेंज हो जाता है, वेसल्स पोजीशन चेंज हो जाती है अचानक से। सडन जब पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, सडन जब चेंज करेंगे तो वेसल्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो जब सडन पोजीशन चेंज होती है तो क्या होता है, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाती है, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो जब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो हमको क्या हो जाता है, चक्कर आ जाता है। क्या आ जाता है, चक्कर आ जाता है। तो जो चक्कर आता है उसी वक्त क्या फील करते हैं, हाइपोटेंशन फील करते हैं। समझ आया? एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो ब्रेन होता है वो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। या फिर यूँ कह लो कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ऐसे ही लिख लो, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो जब ब्रेन डिस्टर्ब तो सब कुछ डिस्टर्ब, दिमाग खराब तो सब खराब। समझ आया? हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बता दे रहे हैं, तो सब कुछ खराब हो गया। दिमाग नहीं काम करेगा तो दिल भी काम नहीं करेगा, ब्लड का जो तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई और इधर क्या हुआ, हार्ट ने भी पंप करना धीमा हुआ और तुरंत हमारे क्या हुआ, हाइपोटेंशन की कंडीशन आई। कभी कभी देखते हैं ना, आप बैठे हुए रहते हैं, सडन खड़े होते हैं, चक्कर आ जाता है, अरे अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे, तो वही उसी को सिनकोप बोलते हैं। मैक्सिमम लड़कियों में अक्सर ये कंडीशन आपने देखी होगी। आप बैठे हैं, अचानक से किसी काम के लिए उठे, सडन उठने पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए दिमाग चकरा जाता है, चक्कर आता है, अंधेरा सा छाने लगता है, तो हम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो जो चक्कर जैसी फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सिनकोप। इसको क्या सिनकोप बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटी देर के लिए क्या होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि ब्रेन में सही से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, समझ आया? ये ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमने सडन पोजीशन को या पोस्चर को चेंज कर दिया। हम बहुत आराम से बैठे थे काफ़ी देर तक, हमारी बॉडी रिलैक्स थी, जैसे ही हम सडन पोजीशन को चेंज किए हमारे वेसल्स जो हैं वो ठीक से एक्टिव नहीं हो पाई, उनको एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बस तुरंत सप्लाई जो है रुकी, और सप्लाई रुकी और घटना घटी, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, क्या हुआ, सिनकोप की दिक्कत आई। तो सिनकोप क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। मैंने अभी बताया कब होता है, ज़्यादातर सडन हम बैठे रहें और खड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है, तो उसमें हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है। एक ऑप्शन देखो कह रहा है कि खड़े रहने की अवस्था अगर है तो बैठ जाने पर, मतलब अगर हम बहुत देर तक खड़े हैं और हम बैठ गए तो नहीं, अगर हम बहुत देर तक खड़े हैं और हम सडन बैठ जाएंगे तो हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, ना कि हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी। हाइपोटेंशन की तभी हो सकती है जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई सही से ना पहुँचे। ठीक है, अक्सर करके बैठे रहो तो सिकुड़ी रहती है बॉडी ना, बॉडी जगह जगह से मुड़ी हुई रहती है, तो मुड़ी मुड़ी जब सडन होती है तो एक बैग सीधी होती है, तो कुछ देर के लिए उछाल मार के जब ब्लड जाता है तो थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए सिनकोप की कंडीशन आती है। बाकी अगर हम खड़े हैं, हम बैठ गए, रिलैक्स हुई हमारी बॉडी, हमारा ब्लड सप्लाई बहुत तेज़ी से चलेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। बैठे रहने की अवस्था से लेटने पर, हम बैठे हैं, हम थके हुए, हम लेट गए, हम जैसे लेटे सीधे सीधे सीधा लेटे, सप्लाई और तेज चलेगी तो क्या होगा, हाइपर की कंडीशन होगी। हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन नहीं होगा। ठीक है, खड़े रहने की अवस्था से दौड़ने पर, हम खड़े थे अचानक से हम दौड़ने लग गए, इधर हम दौड़े, उधर हमारे हार्ट ने भी पंप करना तेजी से स्टार्ट किया, और जैसे ही हार्ट तेजी से स्टार्ट करेगा पंप करना, फिर से क्या होगा, बीपी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो सडन पोजीशन चेंज करने पर अगर कोई दिक्कत आती है सिनकोप की तो वो क्या आती है, हाइपोटेंशन आती है। बाकियों में क्या होता है, बाकी कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, ये समझ आया? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सिनकोप समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? अरे उंगली पे चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे चोट लग जाए तो नेचर के साथ साथ फ्यूचर भी बदल जाता है। तो अपना फ्यूचर बदलिए, मेहनत करिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स बनाइए और बार बार उसको रिवीजन करिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन में, नई क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।